Hello everyone, today we are going to start with the chapter thermodynamics. So we'll be solving some MCQs which have already been there in a past previous competitive exams. So without wasting time, let us start with the first question. Which one of the following equations does not correctly represent the first law of thermodynamics for the given process involving an ideal gas? Assume नॉन एक्सपेंशन वर्क इज ज़ीरो। यानी आपको एक चीज़ इन्होंने यहाँ पर बात की है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमें बात करनी है। ठीक है, तो अब थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट लॉ होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज में तो वो लॉ क्या होता है और उसकी स्टेटमेंट क्या है और उसमें क्या इक्वेशन बनती है, फिर उसके बेस पे आपको बताना है कि उसमें से क्या ये रिज़ल्ट बनते हैं या इनमें से कौन सा रिज़ल्ट नहीं बनता है, डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट, वो आपको निकालना है। तो किस तरह से निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के पहले लॉ के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट अगर मैं स्टेटमेंट में बोलूँ तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एंड इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आप बोल सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो मैंने अभी आपको बताया, या फिर अगर दूसरे टर्म्स में मैं इसको बोलना चाहूँ कि द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, कि अगर हम पूरे का पूरे यूनिवर्स ले लेते हैं तो यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो मतलब पूरी एनर्जी तो कांस्टेंट है, बट एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है दैट इट कैन नॉट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन चेंज। ठीक है, फिर एक स्टेटमेंट में ये भी बोल सकता हूँ कि आपका द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, तो ये भी मैं बोल सकता हूँ। अब बात आती है कि जब हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो फर्स्ट लॉ को हम मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रिलेशनशिप देते हैं आपका। ठीक है, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये क्या चीज़ें हैं, देखिए ये एक तरह का रिलेशनशिप है बिटवीन इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है, जिसको कि मैं डेल्टा यू बोला है। ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यू जो है यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपने सिस्टम लिया है, मान लीजिए कुछ भी आपने ले लिया, कोई भी बॉडी आपने ली है, तो उस बॉडी के अंदर क्या है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शंस होती रहती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से एक एनर्जी रहेगी उस बॉडी की अंदर, एक एनर्जी रहती है जिसको हम इंटरनल एनर्जी नाम देते हैं, जो कि उसके एटम और मॉलिक्यूल के बीच में आने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही वो एनर्जी बनती है आपकी। ठीक है, और दूसरा आ गया आपका दैट इज़ क्यू। क्यू इज़ द आपका हीट हो गया। ठीक है, क्यू यहाँ पर हम हीट के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में आपका डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है हम वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आप अ, कुछ भी, अगर आप हीट, या तो आप हीट सप्लाई करें, ठीक है, या तो आप जो है कुछ काम करते हैं सिस्टम पे। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, ठीक है, इसकी एनर्जी मान लीजिए पहले आपकी U1 है, दैट इज़ द इनिशियल एनर्जी। कुछ भी सिस्टम हमने मान लिया, जैसे गैस फील्ड है तो एक सिस्टम मान लिया उसका हमने, तो उसकी पहले से एनर्जी U1 थी। अब मान लीजिए आपने कुछ हीट सप्लाई कर दी, इसको आपने हीट दे दी, हीट गिवन। ठीक है, या फिर आपने क्या कर दिया, या फिर आपने वर्क कर दिया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये दोनों ही कारण से आपका एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी पहले U1 था, वो चेंज हो गया U2 में।
तो हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाला है। चेंज हो गया U2 माइनस U1, दैट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दैट इज़ वो एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी में चेंज तभी होगा या तो आप हीट दे दें सिस्टम को, या तो सिस्टम के ऊपर आप वर्क करें। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल गया कि व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है, उसको मैथमेटिकली हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ऑप्शन में, दैट साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, आइसोथर्मल में क्या होता है, एडियाबैटिक में क्या होता है, आइसोकोरिक में क्या होता है। अब ये प्रोसेस जितने भी दिए हैं चारों के चारों, इसमें आपको पहले पता होना चाहिए हर एक के बारे में। जैसे मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेता हूँ, पहला चलते हैं साइक्लिक पे। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक का मतलब है कि जस्ट लाइक अ साइकिल, जहाँ से आप चले वहीं पे आप वापस आ गए। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट से आप चले उस पॉइंट पे आप घूम फिर के वापस आ गया, जिस स्टेट से आप चले। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या बात करते हैं, हम स्टेट्स की बात करते हैं। स्टेट क्या होती है कि थर्मोडायनेमिक में स्टेट क्या है, स्टेट एक आपका, जैसे कोई भी सिस्टम है वो किस स्टेट में है, तो वो स्टेट को हम शो करते हैं कि उसमें उसका प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, और टेम्परेचर क्या है। ज़्यादातर जैसे मान लीजिए कोई गैस ले ली मैंने, अभी यहाँ पे मेरा सिस्टम एक गैस है, एक गैस फील्ड है कंटेनर में। ठीक है, तो वो गैस कौन सी स्टेट में है, ठीक है, कौन सी थर्मोडायनामिकल स्टेट, ये सिंपल स्टेट नहीं है, इट इज़ आर थर्मोडायनामिकल स्टेट। सो थर्मोडायनामिकल स्टेट को बताने के लिए इसकी प्रेशर की एक यूनिक वैल्यू होगी, वॉल्यूम की भी और टेम्परेचर की भी। तो अगर मैं मान लीजिए एक स्टेट से चला और घूम फिर के मैं उसी स्टेट पे आ गया, तो इट मीन्स दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस, मतलब जहाँ से चले वहीं पे आ गए। अब देखिए, ये जब हम किसी स्टेट की बात कर रहे हैं तो इस स्टेट की अपनी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। मान लेते हैं इस टाइम पे एनर्जी थी U1, इसके लिए कुछ PVT की वैल्यूज़ थी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की। ठीक है, अब आपने घूम फिर के आ गए, जब इससे आप गए तो ऑफ कोर्स एनर्जी में चेंज हुआ, इंटरनल एनर्जी में हुआ, बट जब आप घूम फिर के उसी जगह वापस आ गए तो इसकी इंटरनल एनर्जी दोबारा से उतनी ही हो गई। और अगर मुझे चेंज निकालना हो भी, फिर इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया, तो इंटरनल एनर्जी में तो कुछ चेंज ही नहीं आया, क्योंकि फाइनल भी U1 है और इनिशियल भी U1 है, तो U1 माइनस U1 तो हो गया ज़ीरो। तो साइक्लिक प्रोसेस कौन से होते हैं, जिनमें आपका एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज तो जीरो हो गया। अब इंटरनल एनर्जी चेंज अगर जीरो है साइक्लिक में, तो साइक्लिक में अगर मैं इसको डेल्टा यू जीरो को अगर मैं पुट कर दूं अपने थर्मोडायनेमिक्स के पहले लॉ में, तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा। देखिए, अगर डेल्टा यू जीरो है तो मतलब Q प्लस डब्ल्यू की वैल्यू ज़ीरो है, तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आ गया। क्या साइक्लिक में Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू दिया है, तो यानी ये तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। हमें क्या ढूंढना है, हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। अब आ जाइए आइसोथर्मल में। साइक्लिक तो लग गया आपको पता, मतलब साइकिल की तरह, मतलब एकदम ऐसे साइक्लिक मतलब सर्कल में, या सर्कल पूरी तरह सर्कल नहीं, मतलब घूम फिर के उसी जगह पर आना, उसको साइक्लिक बोल देते हैं। आइसोथर्मल, अब देखिए दो शब्दों से बन के जुड़ के बना है। देखिए, थर्मल तो रिलेट करता है टेम्परेचर के साथ, आप जानते ही हैं, थर्मल एनर्जी तो टेम्परेचर के साथ रिलेट करता है। अब आइसो, आइसो वर्ड आपने जैसे सुना होगा, जैसे आइसोसेलेस हम बोल देते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वहाँ पे आइसो वर्ड क्या शो करता है, आइसो होता है सेम के लिए, आइसो होता है सेम के लिए। तो आइसोथर्मल हमें बता रहा है कि टेम्परेचर सेम है। अब टेम्परेचर सेम रहने से होगा क्या कि आपका जो, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, देखिए इंटरनल एनर्जी मैंने कहा था कि जो भी एटम मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या इंटरेक्शंस हो रही हैं, तो बेसिकली उनको इन्फ्लुएंस कौन करता है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उस टाइम पे आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, बट अगर आप टेम्परेचर सेम रखा आपने, भाई टेम्परेचर को आपने चेंज ही नहीं होने दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं ये, तो उसमें तो चेंज ही नहीं आया, तो यानी आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज ही ज़ीरो हो गया। तो अगेन डेल्टा यू ज़ीरो हो गया। तो डेल्टा यू जैसे इस केस में हमने निकाला था कि डेल्टा यू को अगर मैं ज़ीरो पुट कर देता हूँ आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो सेम आपको वही आंसर मिल जाएगा, यानी Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो ये भी सही दिया हुआ है।
अब आ जाते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक क्या होता है कि एडियाबैटिक में आपका क्या हम करते हैं कि इसमें आपका हीट, नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, यानी हम एक इंसुलेटेड या आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए भी गैस तो मैंने ली, बट गैस मैंने ऐसे ली कंटेनर में, ये ऐसा सिस्टम लिया, इसके बाहर से मैंने एक इंसुलेटेड लेयर लगा दी, जैसे थर्मस आप बोल सकते हैं ना, इंसुलेटेड लेयर। तो थर्मस में क्या होता है, थर्मस अगर आपने देखी होगी तो उसमें गर्म पानी, मान लीजिए गर्म पानी हमारा सिस्टम है, तो क्या होगा कि वो आपने अगर अच्छे से टाइटली पैक कर रखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि पानी जो रहता है ना वो गर्म काफ़ी टाइम तक रहता है। तो वो क्यों रहता है, क्योंकि वो इंसुलेटेड है, तो अंदर से हीट बाहर नहीं निकल सकती, या बाहर से आपका हीट अंदर नहीं जा सकती। तो मतलब नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट किस में, एडियाबैटिक में, ध्यान रखिएगा, नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब हीट क्या बोला था हमने, हीट हमने क्यू बोल दिया, तो ये क्यू क्या है, ये हीट है कि हीट कितनी ट्रांसफ़र हो रही है। तो क्यू की वैल्यू ही ज़ीरो है, बिकॉज देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन दिस केस। अगर क्यू को मैं ज़ीरो ले लेता हूँ इसमें, इस इक्वेशन में अगर क्यू को ज़ीरो आप पुट करो, तो डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह देखिए मैं ज़ीरो ले रहा हूँ, प्लस में डब्ल्यू, तो डेल्टा यू क्या बन गया, डेल्टा यू इज़ इक्वल टू प्लस डब्ल्यू बना। ठीक है, अब इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा माइनस डब्ल्यू, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई, सी वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पे प्लस साइन आना चाहिए। साथ के साथ हम डी वाली भी चेक कर लेते हैं। नाउ व्हाट आर आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखिए कोरिक स्टैंड करता है वॉल्यूम के साथ, अब ये आप कैसे याद करते हैं कोरिक को, हाउ यू कैन रिलेट टू वॉल्यूम, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आइसो मतलब सेम और कोरिक मतलब वॉल्यूम, तो अब सेम वॉल्यूम। अब देखिए सेम वॉल्यूम करने के लिए अब यहाँ पर जितने भी वर्क डन होते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जितना भी वर्क डन होता है, सो दैट वर्क डन इज इन डन ऑन, जैसे किसी गैस के ऊपर या किसी सिस्टम के ऊपर करते हैं, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं आपका पी डेल्टा वी। तो वर्क डन जो है आपका वो हम यहाँ पे वर्क डन कौन से वाला होता है, ये होता है आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन हम लेते हैं जिसका फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। ठीक है, तो डेल्टा वी यहाँ पर होता है आपका चेंज इन वॉल्यूम। अब हमने आइसोकोरिक बोल दिया, यानी वॉल्यूम तो हमने सेम कर दिया, आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम, तो सेम वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम सेम कर दोगे तो क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा, बिल्कुल भी नहीं, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, डेल्टा वी ज़ीरो होगा। अगर डेल्टा वी आपका ज़ीरो हुआ तो जो वर्क डन, जो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन हम ले रहे हैं, वो भी आपका ज़ीरो निकल कर आ जाएगा। अब वर्क डन अगर ज़ीरो बन रहा है तो हम अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनिक्स पे चलते हैं, तो उसमें अगर मैं वर्क डन को ज़ीरो पुट कर देता हूँ तो आपका इंटरनल एनर्जी जो है वो हीट के बराबर हो जाएगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। और यहाँ पर भी हमें वही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो तीन ऑप्शन आपके करेक्ट हैं और जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग है। नाउ कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग इज। अब इसमें हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें इनकरेक्ट मैच निकालना है। अब यहाँ पर डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है, तो ये जो डेल्टा जी नॉट है ये है क्या, इट इज़ अ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। किसी भी रिएक्शन के लिए ये हमारा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है। अब देखिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या होता है कि बेसिकली फ्री एनर्जी को हम गिब्स फ्री एनर्जी भी हम इसको बोल देते हैं कई बार, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, बेसिकली हम जी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक तरह का अगेन एक पैरामीटर आप बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक, या एक और जो है ये क्वांटिटी है, इट्स अनदर थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी हम इसको बोलते हैं। और ये गिब्स फ्री एनर्जी हमें बताती क्या है, तो एक तरह से ये हमें गिब्स फ्री एनर्जी में इसमें हमेशा जब भी चेंज होता है, चेंज, और वो भी चेंज जो है इसका मतलब जैसे डेल्टा जी इसका चेंज है, हम तो चेंज ही नोट करते हैं। ज़्यादातर जितनी भी क्वांटिटीज़ आप इसमें पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जिनको हम थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी बोलते हैं, जैसे इंथैल्पी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, या पीछे इंटरनल एनर्जी आपने पढ़ा था, तो इन सभी का हम चेंज लेते हैं, क्योंकि सिर्फ चेंज हमारे लिए नोट डाउन करना
इम्पॉर्टेंट होता है भाई कितना चेंज आया है, और वही फिजिबल भी होता है नोट करना। ठीक है, बाकी आप एग्जैक्टली जी की वैल्यू या एग्जैक्टली यू की वैल्यू या एच की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ चेंज निकालते हैं। तो डेल्टा जी जो हो गया इसमें चेंज हो गया। तो चेंज अगर ये नेगेटिव रहता है, आपका नेगेटिव मतलब एक तरह से डिक्रीज हुआ ये, ठीक है। तो अगर गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज आता है, तो जितना भी डिक्रीज आएगा वो किसके इक्वल होता है, वो आपका यूजफुल वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है, भाई कितना गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज हुआ अगर वो मैं पता लगा लूँ, तो मुझे ये पता लग जाएगा भाई सिस्टम में जो है आपका कितना यूज़फुल वर्क डन है। मतलब इट इज़ अ मेजर ऑफ द यूज़फुल और नेट वर्क डन। ठीक है, दैट कैन बी डिराइव ड्यूरिंग द चेंज, इस चेंज के दौरान। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई ये जो यूज़फुल वर्क डन है कौन सा वर्क डन होता है। तो देखिए ये वही वर्क डन है दैट इज़ नॉन एक्सपेंशन, आप बोल सकते हो इसको। दो तरह के वर्क डन होते हैं, एक तो एक्सपेंशन में यूज़ होता है वर्क डन, और दूसरा नॉन एक्सपेंशन में। तो ये जो यूज़फुल वर्क डन है ये हम नॉन एक्सपेंशन वर्क डन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया गिब्स फ्री एनर्जी का। अब चलते हैं कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ये जो चेंज हम ले रहे हैं ये क्या है। तो बेसिकली अब ये इसको स्टैंडर्ड बोला गया है, ठीक है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड स्टेट के लिए, स्टैंडर्ड स्टेट के लिए अब देखिए स्टैंडर्ड आपको पता ही है, जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स में केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड की बात करते हैं, सो स्टेट मतलब कि इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी प्रेशर की और टेम्परेचर की। तो प्रेशर और टेम्परेचर की क्या वैल्यूज़ रहेंगी आपका, कि प्रेशर जो है आपका वो होना चाहिए 1 एटमोसफियर, स्टैंडर्ड वैल्यू ले रहे हैं हम, ठीक है। और टेम्परेचर आप जानते ही हम लेते हैं 298 केल्विन, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज है जब भी आपके स्टैंडर्ड में, हम स्टैंडर्ड स्टेट में ये चेंज अगर हम नोट करते हैं, ठीक है। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब एक रिलेशनशिप आता है आपका, जो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होता है। ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक रिलेशनशिप होता है, दैट डेल्टा जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आपका आर टी लॉग के। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया भी जो के है वो मैंने बताया इट इज़ योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और जो आपका आर तो आपको पता ही होता है, आर हम क्या लेकर चलते हैं, आर हमारा गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। और टी टेम्परेचर हो गया, और डेल्टा जी आपको पता ही है, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है, और डेल्टा जी जो है वो किसी और आपका टेम्परेचर पे या किसी और स्टेट के लिए, ठीक है, है। तो अगर हम बात कर लेते हैं भाई एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हम हमेशा डेल्टा जी को ज़ीरो लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में फर्दर चेंज नहीं आएगा, वो रुक गया। इक्विलिब्रियम मतलब एक तरह से एक स्टेट पहुंच चुकी है, अब उसको इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, उसमें फर्दर कोई भी अब फ्री एनर्जी में हमारा चेंज नहीं होगा। तो कहने के लिए आपका डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग के जो है वो ज़ीरो बन चुका है, और डेल्टा जी नॉट यानी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी आपका माइनस आर टी लॉग के हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं भाई कौन सा सही है। तो देखिए तीन केस में हमारा डेल्टा जी नॉट जो है वो लेस देन ज़ीरो दे रखा है, तो अगर मैं इसको लेस देन ज़ीरो लेता हूँ तो इसका मतलब क्या है, अगर ये चीज़ लेस देन ज़ीरो हो जाएगी, तो अगर लेफ्ट साइड लेस देन ज़ीरो होगी तो ये इसके इक्वल है, तो यानी राइट वाली टर्म भी लेस देन ज़ीरो हो जाएगी। अब अगर राइट वाली टर्म जो है वो लेस देन ज़ीरो है, अब देखिए माइनस साइन लगा हुआ है, अगर मैं इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ध्यान रखिएगा ये जस्ट मैथ्स का ही रूल है कि आपका ये जो इक्वालिटी होती है ना, मतलब ये इसको हम इनइक्वालिटी बोल देते हैं। इक्वालिटी को तो इक्वल को हम बोलते हैं, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, यहाँ लेस देन का साइन ये चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसे चेंज हो जाता है। तो अगर आर टी लॉग के जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ऑफ कोर्स आर टी तो आपका कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, या चलिए जो भी नंबर फॉर्म में होगा ये उधर डिवाइड में जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो लॉग के अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो अब यहाँ पे क्या आया, के की वैल्यू क्या आएगी आपका, देखिए तो आर टी उधर ले गए तो क्या बन गया, ये आपका आ गया दैट इज़ लॉग के ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया। अब आप जानते हैं अभी लॉग हटाना है तो क्या करें, अब अगर लॉग मुझे हटाना है तो उधर आई कैन टेक एक्सपोनेंशियल,
आई कैन टेक एक्सपोनेंशियल ई की पावर ज़ीरो एंड एनीथिंग रेज़ टू द पावर ज़ीरो इज़ वन, यू नो। अगर नहीं पता तो अगर ये आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज़ होती है, ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंशियल सीरीज़ बोलते हैं। 1 + x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इसको एक्सपोनेंशियल सीरीज़ हम बोलते हैं। अगर इसमें मैं पुट कर दूं x की जगह 0 तब भी आपका 1 ही आएगा, ठीक है। बट वैसे भी एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1, ज़्यादातर केस में हमारा 1 रहता है। तो देन k इज़ ग्रेटर देन 1, दैट इज़ योर आंसर हेयर, ठीक है। तो अब हमें इनकरेक्ट मैच बोलना है, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो आपको ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, अब जिसमें लेस देन 1 है, ठीक है, वो हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो ये हमारा इनकरेक्ट मैच हो गया। सो नाउ कम्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन आइडल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द फिगर। देखिए, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया भी था। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि मतलब जहाँ से आप चले, जिस पॉइंट से आप चले, जैसे मान लीजिए यहाँ ए पॉइंट से आप चल रहे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से ए, ठीक है। तो ये ए, बी और सी क्या शो कर रहे हैं, ये आपका स्टेट शो कर रहे हैं, किसका, एक थर्मोडायनेमिकल स्टेट शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक सिस्टम आपका एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज की, दूसरी से तीसरी, फिर तीसरी से घूम फिर के वो पहली स्टेट में आ गया, ठीक है। तो ये एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि आपका इंटरनल एनर्जी एक स्टेट के लिए सेम रहता है, ठीक है। क्योंकि एक स्टेट होना, एक पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक स्टेट होना, मतलब उसकी एक पर्टिकुलर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की वैल्यू होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपका क्या सेम रहेगा, आपकी इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। तो यानी अगर साइक्लिक प्रोसेस है, घूम फिर के आप वहीं पर आ गए, तो यानी उस टाइम पे आपका इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, या फिर ये मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी ये बात की थी। तो अब हमें क्या बता दिया, इन्होंने बताया है कि जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो इन्होंने बता दिया भाई बी से सी जाने पर कितना चेंज आया, ठीक है। और वर्क डन ए से बी पर कितना हुआ, और सी से ए पर कितना हुआ, और क्यू ए बी आपको बता दिया, भाई क्यू से ए से बी आप जाओगे तो कितना क्या होगा। अब आपको हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम ड्यूरिंग प्रोसेस सी टू ए में आपको हीट एब्जॉर्ब निकालनी है, मतलब क्यू निकालना है, क्यू, ठीक है। किसके लिए, सी ए के लिए। तो मैंने लिख दिया भाई क्यू सी ए हमको चाहिए, क्यू सी ए पूछा गया है, ठीक है। अब आपको तो पता ही है कि फर्स्ट लॉ, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, वो क्या कहता है, वो कहता है भाई इंटरनल एनर्जी में देखो चेंज करना है आपको, तो दो ही आपके केस बनते हैं, या तो आप उसके में आप हीट डाल दीजिए सिस्टम में, तब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, या फिर आप सिस्टम पे वर्क डन कीजिए। तो दो कारण से ही आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो अगर मैं ये लॉ जो है आपका ए टू बी के लिए लगाऊं, अगर मैं ए से बी स्टेट पे जा रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स डेल्टा यू यानी चेंज भी ए से बी में आएगा, और हीट भी ए से बी की ही चाहिए, और वर्कडन भी ए से बी का ही लगेगा। तो अब डेल्टा यू ए बी मैं निकाल लेता हूँ, अगर मुझे क्यू ए बी दिया हो, दिया है, डब्ल्यू ए बी दिया हो, दिया है, तो ये भी दिया है, तो ये हो गया आपका 2 किलो जूल, और ये हो गया -5 किलो जूल। तो कितना आंसर आ गया, 2 में से 5 गया, -3 किलो जूल, ठीक है। मोल इन्वर्स भी लगाना है हमने, तो ये पर मोल इन्वर्स है, तो ये भी पर मोल इन्वर्स आएगा, सॉरी पर नहीं, सिर्फ मोल इन्वर्स यानी पर मोल, और इसमें भी पर मोल, ठीक है। तो इतना हमारा आंसर आ चुका है। तो मतलब मुझे यू ए बी तो मिल गया, इसके लिए मुझे मिल चुका है यू ए बी। अब मुझे बी सी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है। ये चेंज हमने निकाल लिया है, डेल्टा यू बी सी जो है वो हमें दिया हुआ है -5 किलो जूल मोल इनवर्स, यानी ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो क्या ये मैं निकाल सकता हूँ, यानी क्या मैं यू ए सी निकाल सकता हूँ, तो बिल्कुल मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, अब देखिए, अभी मैंने क्या कहा कि इट्स अ
साइक्लिक प्रोसेस, मतलब जहाँ से मैं चला और मैं पहुँच गया तो पूरा एनर्जी में चेंज जीरो होना चाहिए। यानी अगर मैं एनर्जी चेंज लेता हूँ आपका डेल्टा यू ए बी का, ए से बी जाने पर, प्लस बी से सी जाने पर चेंज आता है डेल्टा यू बी सी, प्लस सी से ए जाने पर चेंज आता है डेल्टा यू सी ए। तो ये पूरा का पूरा आपका डेल्टा यू को तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल चेंज को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये टोटल चेंज ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस इट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो का होना मतलब, अब देखिए यू ए बी की वैल्यू तो हमने निकाल ली है -3, तो आई कैन पुट हेयर -3। और डेल्टा यू बी सी आपका -5 दे रखा है, तो आई कैन पुट -5। दैट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा यू सी ए, दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मुझे देखिए डेल्टा यू सी ए की वैल्यू मुझे पता लग गई, कितनी वैल्यू हो गई, ये -5 -3 -8, और उधर जाकर ये बन गया 8 किलो जूल पर मोल। तो ये तो चीज़ हमने निकाल ली। अब ये एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का चेंज सी से ए में तो लग गया मुझे पता। अब सी से ए में मुझे वर्क डन भी दिया है, तो क्या मैं चार्ज नहीं निकाल सकता, ये सॉरी हीट नहीं निकाल सकता क्यू से? तो क्यू से मैं हीट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए डेल्टा, अगर जैसे ये इक्वेशन थर्मोडायनेमिक की फर्स्ट लॉ मैंने ए टू बी लगाया था ना, तो ऐसे ही अब मैं थर्मोडायनेमिक का लॉ लगाने वाला हूँ सी टू ए। तो सी टू ए के लिए डेल्टा यू भी सी ए होगा, और क्यू भी सी ए होगा, और साथ में वर्क डन भी सी ए ही होगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकाल लेना, मुझे क्यू सी ए निकालना है। तो यहाँ से क्यू सी ए क्या हो गया, दैट इज़ डेल्टा यू सी ए माइनस डब्ल्यू सी ए। अब मुझे ये देख लेना भी इनकी वैल्यू क्या क्या दे रखी है, और उनको सब्ट्रैक्ट करना और आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा यू सी ए मतलब हम जो एनर्जी चेंज है, ये ध्यान रखिएगा ये ए सी नहीं है, ये सी ए है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है भाई, आप जहाँ पे सी ए लिख रहे हो तो सी ए ही लेना है। ठीक है ना, ए सी नहीं लिख देना, जैसे वो चल रहा है वैसे लेना है। तो ये हो गया 8, तो ये 8 आ गया, और माइनस का वर्क डन 3 है, तो हमने 3 रख लिया, तो 8 में से 3 गया 5। तो ये Q की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आना ज़रूरी है, क्योंकि Q अगर पॉजिटिव है तो वो क्या शो करता है, पॉजिटिव वैल्यू शो करती है दैट देयर इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ये साइन आपको याद रखने होते हैं। और Q अगर नेगेटिव होता है तो इट शो द रिलीज ऑफ एनर्जी, या आपका हीट एनर्जी या एनर्जी रिलीज। ठीक है, ये हीट रिलीज, हीट रिलीज। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो बिल्कुल इन्होंने एब्जॉर्ब बताया था, तो एब्जॉर्ब के लिए आपकी पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। अगर मान लीजिए बाकी सारे नेगेटिव होते, सिर्फ एक ही पॉजिटिव होता, तो उसको ही हम टिक लगाते। बट क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज़ थी जो कि पॉजिटिव में थी, तो हमें ये पता था या तो ए ऑप्शन होगा या डी, बट दोनों में से कौन सा, तो वो हमने निकाल कर देख लिया कि विच वन इज़ आर आंसर, सो डी ऑप्शन इज़ आर करेक्ट आंसर। So now comes a next question. A process will be spontaneous. Spontaneous मतलब possible हो पाएगा, मतलब अपने आप। It can be possible to all temperature if delta H greater than 0। देखिए डेल्टा H हमारा क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। डेल्टा H इज़ द इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी। देखिए ये क्या है, ये एक और आपकी थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस इज चेंज इन इंटरॉपी। इंटरॉपी आपका रेंडमनेस के साथ डील करता है भाई, आपके किसी भी सिस्टम में कितनी रेंडमनेस है। ठीक है, और इंथैल्पी एक तरह से हीट चेंज को हमें शो करता है भाई, कितना हीट में कितना चेंज होता है। ठीक है, बट यहाँ पर हमें डेल्टा एच और डेल्टा एस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो हमने लास्ट में एक पढ़ा था आपका डेल्टा जी, जिसको हमने चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कहा था, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। और वहाँ पर मैंने आपको ये कहा था कि ज़्यादातर ये डेल्टा जी जो होता है इसको हम डिक्रीज लेते हैं, यानी डेल्टा जी को हम नेगेटिव लेते हैं। तो आपका कोई भी जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस तभी होता है
जब उसके डेल्टा जी की वैल्यू में यानी गिब्स फ्री एनर्जी में जो है वो चेंज जो है वो नेगेटिव होता है, यानी डेल्टा जी की वैल्यू माइनस होती है। ठीक है, अब यहाँ पर तो एच और डेल्टा एस के टर्म में दिया हुआ है, तो हम इस थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटी डेल्टा जी को हम जो है आपका ये एक रिलेशन होता है, इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द रिलेशन। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। ठीक है, तो उसमें एक रिलेशन होता है जो गिब्स फ्री एनर्जी और चेंज इन आपका इंथैल्पी और आपका इंटरॉपी, चेंज इन इंटरॉपी और टेम्परेचर को रिलेट करता है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि डेल्टा जी को मुझे क्या करना है, डेल्टा जी को तो मुझे करना है नेगेटिव। तो अब डेल्टा जी आप खुद सोचिए कि भी ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसके नेगेटिव होने के क्या कारण है। मान लीजिए, एक एक करके सारे ऑप्शन ले लेते हैं। मान लीजिए कि डेल्टा एच को अगर मैं ग्रेटर देन ज़ीरो ले लूँ, डेल्टा एच को ग्रेटर देन मैंने ज़ीरो ले लिया और डेल्टा एस को मैंने लेस देन ज़ीरो ले लिया। तो लेस देन अगर ज़ीरो ले लिया, डेल्टा इज लेस देन ज़ीरो हो गया, तो ऑफ कोर्स अब ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव का नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, और पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे तो नेट क्वांटिटी क्या बन जाएगी, नेट क्वांटिटी इस केस में डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी के लिए, ये स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी तो नेगेटिव होना चाहिए, तो पहले वाला तो है नहीं ऑप्शन। दूसरे वाला चेक कर लेते हैं। भाई डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, तो ठीक है जी, ये तो नेगेटिव हो गया हमारा। अब डेल्टा एस इज ग्रेटर देन ज़ीरो और डेल्टा एस ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया, तो यानी ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये ओवरऑल पूरा नेगेटिव हो गया। ठीक है, और डेल्टा एच भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस साइन लग जाएगा माइनस का और दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मतलब नेट डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। तो यस, इसमें तो डेल्टा जी नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, बट बाकी भी हमें चेक कर लेने हैं। नाउ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, तो डेल्टा एच तो ग्रेटर देन जीरो हो गया, और डेल्टा एस इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा एस भी ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो इसका मतलब है कि ये सेकंड वाली क्वांटिटी तो नेगेटिव हो गई, बट आगे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा जी नेगेटिव आने के चांस तभी हैं अगर डेल्टा एच जो है वो टी डेल्टा एस से छोटा होगा, तभी चांस बनते हैं, तभी तो बड़े नंबर का साइन लगेगा। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया है हमें, तो वी कैन नॉट से। ठीक है, सो नो इन्फॉर्मेशन, हम यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही डेल्टा एच अगर लेस देन ज़ीरो है और डेल्टा एच लेस देन ज़ीरो है और डेल्टा एस भी लेस देन ज़ीरो है, तो ये नेक्स्ट वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव बन रही है और पहले वाली नेगेटिव बन रही है। तो प्लस में से माइनस आप करोगे तो वो भी डिपेंड करता है, वो माइनस तभी बनेगा ना अगर ये वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है, जैसे हम मैथ्स में इंटीजर सॉल्व करते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ भी देख रहे हैं, तो इसमें से भी हमें नो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, क्योंकि ये दोनों ही हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है भी डेल्टा एच बड़ा है कि डेल्टा एच छोटा है टी डेल्टा एच से। ठीक है, बट यहाँ पर हमें साफ तौर पे बी ऑप्शन में हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है, सो दिस इज़ आर करेक्ट आंसर।